अब हम पढ़ेंगे स्टार रेटिंग के बारे में। तो स्टार रेटिंग होता क्या है? इसमें एक आप साधारण सा मतलब समझिए, रेटिंग रेटिंग सब। तो मतलब किसी भी माइन को हम रेट करेंगे। रेट किस बेसिस पे करेंगे? हम रेट करेंगे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस में। तो स्टार रेटिंग में 1 to 5 स्टार हम रेटिंग देंगे। उसका बेसिस क्या रहेगा? साइंटिफिक माइनिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन। तो आप एक साधारण सा मतलब समझिए, स्टार रेटिंग का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब है कि हमारे माइंस में जो भी माइनिंग है साइंटिफिक हो रही है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो भी वेस्ट निकल रहा है आपका वो भी, उसको हम फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख रहे हैं कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि हम नई माइंस खोल रहे हैं तो बराबर रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, और माइंस अगर बंद कर रही है तो उसको रिक्लेम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये पूरे पैरामीटर स्टार रेटिंग में आते हैं। तो हर साल माइंस के स्टार रेटिंग की डिटेल्स भरी जाती है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। स्टार रेटिंग क्या है? एमसीडीआर रूल्स में रूल 35 में है। इसको नया इम्प्लीमेंट किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में ऑनलाइन सबमिट की जाती है। उसके बाद फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इन पैरामीटर पे रेटिंग देता है किसी भी माइंस की। जो 5 स्टार होती है वो क्या होती है? बेस्ट सूटेबल माइनिंग प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही होती है। और इसका पर्पज क्या है? इको फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करना। जैसे देखिए इसमें पैरामीटर है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल। तो इकोनॉमिक में क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए माइनिंग, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, लाइसेंस टू ऑपरेट, जितने लाइसेंस है वो पूरे होने चाहिए। सोशल में क्या है? जितने भी आसपास के लोग हैं, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी उनका ध्यान रखना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होना चाहिए, जो लोग काम करते हैं या जो लोग आसपास के हैं। इन्वायरमेंट में क्या है? एयर, वाटर, लैंड, ये सब प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये जैसे किसी माइंस को सर्टिफिकेट दिया गया तो ऐसा सर्टिफिकेट होता है, ये अवार्ड है। अब इसके जो ऑनलाइन जब हम सबमिट करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? तो उसमें क्या है? 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। उसमें यह रहता है कि मैनेजिंग इम्पैक्ट्स एट माइन लेवल, जो भी माइन लेवल की बेसिक बेसिक डिटेल्स है, और जो इम्पैक्ट है उसमें माइन में हम क्या क्या कर रहे हैं। और जो हमारा माइन क्लोजर का प्रोग्राम है कि हम वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनाएंगे, या लोगों के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, या वहाँ की जो इनबिल्ट मिट्टी है जो अपन माइनिंग शुरू करने के पहले उसको स्टोर करके रखें तो उसको करेंगे। लैंडस्केप को कैसे रिस्टोर करेंगे, तो ये सेकंड मॉड्यूल है। फिर थर्ड क्या है? सोशल इम्पैक्ट, आर एंड आर रिक्वायरमेंट। आर एंड आर मतलब रिहेबिलिटेशन एंड रिक्लामेशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब एक तो जो हमारे माइंड में रह रहे हैं और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी कम्युनिटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। फिर मॉड्यूल 4 में क्या है? एश्योरेंस एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में कौन कौन से फॉर्म आ जाएंगे, वो कौन कौन से हम फॉर्म भर रहे हैं। तो फिर इसको रेटिंग कैसी होगी? इतने चारों पैरामीटर्स भरने के बाद अगर मान लीजिए कि उसका 25 से कम आता है तो कोई रेटिंग नहीं मिलेगी। 25 से 50 के बीच में रहता है तो 1 स्टार माइन हो जाएगी। 50 से 60 रहता है तो 2 स्टार, 60 से 80 तो 3 स्टार, 80 to 90 तो 4 स्टार, 90 से जो वेब रहता है वो 5 स्टार रेटिंग उसको माइन को दी जाती है। तो अगर रेटिंग अच्छी रहेगी, 5 स्टार रहेगी, तो जो भी परमिशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलने में आसानी हो जाती है। जैसे कि आप समझ लो कि कि जैसे होटल होते हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो आप कोई 5 स्टार होटल समझोगे, हाँ अच्छा है, उसमें ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होंगी। 4 स्टार में थोड़ा कम, 3 स्टार में थोड़ा कम। तो ये मतलब कोई भी परमिशन हमको लेना है, पोल्यूशन या कोई भी चीज़ें, तो 5 स्टार में इजी हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो एमएमडीआर एक्ट है, उसका बेसिक पहले देख लेते हैं फिर डिटेल्स में जाते हैं। तो एमएमडीआरए एक्ट 1957 क्या बोलता है? इसके की फंक्शंस क्या हैं? एक तो मिनरल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफाई करता है माइनर मिनरल और मेजर मिनरल। तो आप मोटा मोटी ये समझिए, माइनर मिनरल क्या होता है? जैसे रिवर से निकली हुई रेत हो गई, ठीक है। उसके बाद गिट्टी हो गई। गिट्टी मतलब अपने जो घर के कामों में यूज में आती है। फिर सैंड हो गई, कई जगह सैंड जो है
उसको दो पार्ट में, अगर मान लीजिए कि आपके अंडरग्राउंड के लिए यूज में हो रहा है, अंडरग्राउंड फिलिंग के लिए यूज में होता है, तो कई बार हम उसको मेजर मिनरल में इंक्लूड करते हैं। और घर वगैरह बनने के लिए जो गवर्नमेंट के जैसे घर हैं, ग्राम पंचायत वाले सब काम है, तो उसमें किस में आ जाता है, माइनर मिनरल में, सैंड। तो जो भी हम घर और बनाने से रिलेटेड है वो किस में आ जाएगा, लगभग माइनर मिनरल में। उसके अलावा बचे जितने हैं वो किस में आएंगे, मेजर मिनरल में। तो एमएमडीआर एक्ट हमें ये क्लासिफिकेशन देता है। उसके बाद क्या होता है, कंसेशन टाइप। कंसेशन का सीधा साधा मतलब ये है कि हमको गवर्नमेंट से जो भी परमिशंस लाइसेंस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेशन। जैसे आरपी, रिकनाइसेंस परमिट्स, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, जैसे माइन चालू करने के पहले लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया। फिर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, और ये माइनिंग लीजेज, तो ये इसके बारे में बताता है। फिर रेगुलेटरी ओवरसाइट, इसमें क्या है, आईबीएम को इस्टेब्लिश किया जाता है रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट से आईबीएम को रेगुलेट करने के लिए किया है, जो नेशनल टेक्निकल रेगुलेटर है। और डीजीएमएस भी आ जाएगा इसमें, रेवेन्यू कनेक्शन। फिर इसमें क्या है, पूरी रॉयल्टी के बारे में डिटेल्स दी जाएगी, रॉयल्टी, डेड रेंट, सरफेस रेंट, और गवर्नमेंट के जो भी मिनरल्स हैं उसके बारे में। मतलब ये मोटा मोटी क्या है, इसमें माइनर मेजर मिनरल के बारे में बताया गया, आपको जितने भी लाइसेंस हैं उनके बारे में बताया गया, आईबीएम इसके अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है। फिर क्या है, एमसीडीआर। एमसीडीआर क्या है कि एमसीडीआर सेक्शन 18 के अंडर में फॉर्म हुआ है, ठीक है, एक्ट 1957 के अंदर में। तो इसका मेन क्या है, इन्वायरमेंट, इनका मेन उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल माइनिंग और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड, कुल मिला के साइंटिफिक माइनिंग करना इस रेगुलेशन, इस रूल्स का उद्देश्य है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेफ गार्ड कैसे करना चाहिए, टॉक्सिक एयर वाटर सब्सिडेंस, ये सब कैसे कंट्रोल में होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक लिक्विड डिस्चार्ज पोल्यूशन, ये सभी माइन में लगता है, केवल कोल और पेट्रोलियम को छोड़ के। स्टार रेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया आपको, रूल 35 के अंडर में आता है। और माइन को कम से कम 3 स्टार रेटिंग तो अचीव करना ही चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर 4 साल तक लगातार नहीं हुई तो आपका जो ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जो भी है लेटर वगैरह दे सकते हैं। फिर क्या है, अभी क्या है नया एमसीडीआर में, ड्रोन सर्वे हो रहा है पूरी माइनों में। ड्रोन सर्वे में क्या होता है, अगर आपकी माइन में 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन मतलब 10 लाख टन, या फिर आपकी जो लीज है वो 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो वहाँ आपको ड्रोन सर्वे आपको करना है। एक पर जैसे उसके स्टेशन, अलग अलग स्टेशन बना दिए जाते हैं, फिर एक उसकी स्पेसिफिक लिमिट होती है कि इतने लिमिट में आपको ड्रोन उड़ाना है, और माइन एरिया के आसपास का लगभग 100 मीटर का भी आपको एरिया कवर करना है कि आप इलीगल माइनिंग तो नहीं कर रहे हो। उसके बाद अगर इससे छोटा है तो आपको इमेज वगैरह सबमिट करना पड़ता है, उसमें आपको ड्रोन सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एमएमडीआर एक्ट क्या है, एक लॉ है, और एमसीडीआर क्या है, रूल्स है। इसमें क्या है, लाइसेंस और रेगुलेटरी होता है, इसमें क्या होता है, ऑपरेशन की, मतलब साइंटिफिक वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क, ऑप्शन वगैरह सब पूरा इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। लीज, रॉयल्टी, डेड रेंट। और इसमें क्या है, साइंटिफिक माइनिंग के बारे में बताया। इसमें कौन देखता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसको आईबीएम रेगुलेट करता है। इसमें लीज दी जाती है और इसमें क्या है, रेगुलेट की जाती है। इन्वायरमेंट के बारे में बहुत लिमिटेड डिटेल्स है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स है। रिपोर्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो उसके बारे में रिटर्न्स अपने को देना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एमएमडीआरए एक्ट का बेसिक, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। हम्म, तो सबसे पहले एमएमडीआर एक्ट में पहला क्या है, एमएमडीआर एक्ट का पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये पूरा इसके मतलब नाम के बारे में बताया गया है कि
MMDRA एक्ट, MMDRA एक्ट, ठीक है। फिर जैसे ये पूरे इंडिया में है, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1957 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद फिर क्या है इसमें, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार मतलब ये जैसे जब नियम बना था तो उसके पहले इंग्लिश लोग थे, ठीक है। तो उस समय क्या था कि पूरे मायने सब इधर उधर थी, मतलब कंट्रोल में नहीं थे, तो उसमें यह था कि ये सरकार के कंट्रोल में, पूरी माइनें जितनी भी हैं, पूरी माइंस सरकार के कंट्रोल में रहेंगी। फिर थर्ड में क्या है, पूरी डिफिनेशंस दी गई हैं कि आरपी क्या है, पीएल क्या है, एमएल क्या है, ठीक है, कंपोजिट लाइसेंस, ये सब चीज़ें क्या है। फिर चौथा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन टू बी अंडर लाइसेंस और लीज, मतलब प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन क्या है, लीज वगैरह के पूरे सब अंडर में करेंगे। फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज, अगर कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन या अनुमति के कर रहा है तो वो लीज क्या है, कैंसिल की जा सकती है। अगर मतलब आप प्रॉपर परमिशन वगैरह नहीं ले रहे हो तो आपकी लीज कैंसिल की जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीजेज, फिर इसमें क्या है कि इसमें ये दिया गया है कि रिस्ट्रिक्शन मतलब कौन कौन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज कर सकता है। तो जो इंडियन पर्सन है वही कर सकते हैं। इसमें ये है कि भारतीय नागरिक कर सकते हैं, और भी अंदर अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। फिर मैक्सिमम एरिया फॉर हिज प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज में बी ग्रांटेड, मतलब इसके बारे में दिया गया है कि मैक्सिमम कितने क्षेत्र में आप कर सकते हो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज के बारे में। तो इसमें जनरली 25 किलोमीटर स्क्वायर के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर माइनिंग लीज का इसमें 10 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर वह अवधि जिसके लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दे सकते हैं, तो जनरली 3 साल के लिए रहता है, और इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये दिया गया है। माइनिंग लीज में भी ग्रांटेड, माइनिंग लीज का उसमें क्या है कि मतलब माइनिंग लीज कितने समय के लिए दी जा सकती है। माइनिंग लीज का जनरली अभी ये है कि 50 ईयर्स के लिए माइनिंग लीज अभी दी जा रही है, ऑक्शन से जो भी मिल रही है वो 50 ईयर्स के लिए 2015 के बाद से। और जो उसके पहले की थी जनरली 20 ईयर्स की दी जाती थी, और फिर एक्सटेंशन में 10 साल का और एक्सटेंशन दिया जाता था। और अभी 2015 के बाद क्या है, 50 साल की आपको लीज दी जाती है। फिर इसमें क्या दिया गया है रॉयल्टी के बारे में, 9 डेड रेंट डीएमएफ एन्युटी, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। फिर क्या है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड इन विच द मिनरल वेस्ट इन द गवर्नमेंट। तो इसमें यह है कि पूरी चीज़ें क्या है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट को क्या अप्लाई करना है ना, और लाइसेंस के लिए क्या क्या करना है। तो इसमें 10 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज, मतलब इसमें हम गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेंगे। राइट ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर ऑफ अप्लीकेंट्स, इसमें यह है कि जैसे 2015 के पहले जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, जैसे मान लीजिए कि 2015 में ये नियम लागू हुए ऑक्शन वाले, ठीक है, तो किसी ने 2014 में अगर अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये रद्द हो जाएगा, फिर 2015 के बाद ऑक्शन होगा। तो इसमें वही लिखा गया है कि राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर एंड अप्लीकेंट्स, ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज थ्रू ऑक्शन, मतलब ऑक्शन के थ्रू माइनिंग लीज
मिलेगी। और इसमें एक होता है लेटर ऑफ इंटेंट, तो अगर लेटर ऑफ इंटेंट किसी को मिल गया है तो 2015 में उसको लीज दी जाएगी, नहीं तो 2015 के बाद ऑक्शन में ही पूरी चीज़ें जाएंगी। फिर 10C क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशंस परमिट। इसमें यह है कि अगर एक ही एरिया में कई लोगों को आरपी दिया गया है, मतलब रिकॉग्निशंस परमिट का, तो उसमें लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि भैया इसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा, उसमें जो भी टेक्निकल डिटेल्स होंगी या जो पैरामीटर्स होंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को दिया गया तो एक ही लोगों को दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल राइट फॉर सर्टेन पर्सन। तो इसमें क्या है, प्रेफरेंस किसको किसको दिया जाएगा, उसके 3 पैरामीटर रहेंगे। एक तो टेक्निकल रहेगा, दूसरा फाइनेंस रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, एक्सपीरियंस। मतलब इन तीनों के बेसिस बेसिस में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग रीच इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल लिग्नाइट के लिए आरपीपीएल और माइनिंग देने के बारे में इरेना एवं मेंशन। फिर 12th क्या है, रजिस्टर ऑफ रिकॉग्निशंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एंड माइनिंग रीच, मतलब इसके रजिस्टर वगैरह डिटेल्स वगैरह मेंटेन करना है। फिर 13 क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए रूल्स बनाएगा, मेजर मिनरल के लिए, ठीक है। और माइनर मिनरल के लिए कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स। फिर क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज ऑफ टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिनेंट शेल्फ ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या है, जैसे कई बार मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, तो इसमें क्या है, जैसे कई बार टेरिटोरियल वाटर मतलब पानी के आजू बाजू जो भी मिनरल्स हैं, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, तो इसके लिए क्या कौन देखेगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो भी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और रूल्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। फिर सेक्शन 5 to 13 नॉट टू अप्लाई टू माइनर मिनरल, मतलब ये जो 5 से 13 के बीच में है, इसमें क्या है, माइनर मिनरल पे अप्लाई नहीं होता, यही लिखा गया। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल्स, मतलब 15 में जो माइनर मिनरल उसमें कौन रूल्स बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या है, पावर टू मॉडिफाई माइनिंग लीजेज ग्रांटेड बिफोर, ये सब मतलब पुराना है कि माइनिंग लीजेज जो पहले की है उसमें क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। फिर स्पेशल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें मतलब जो ब्रिटिश टाइम का है उनको चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसा है जो 1949 का है। फिर क्या है, स्पेशल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर कुल मिला के गवर्नमेंट को लगता है कहीं रिस्ट्रिक्टेड लैंड है, या कहीं लग रहा है कि जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल एरिया है जहाँ पे सभी लोगों को अगर वॉच होगा, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल अगर यूरेनियम की माइंस है या थोरियम के बारे में है, कि जो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसके बारे में अगर ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स या बाहर के कोई आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में काम कर सकता है। रिजर्वेशन फॉर द एरिया ऑफ पर्पज, मतलब यही रिजर्व कर सकता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल, मिनरल डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलप कैसे होगा। फिर पावर टू ऑथराइज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोस्पेक्टिंग और रिकनेसेंस के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो इसको स्पेशल एरिया दे सकता है, मतलब कंपेयर टू अदर माइनिंग कंपनीज।